दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रेट्स असिस्टेंट एचआर का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से ये पूरा सीरीज चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छे से देखनी है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मतलब जिस टाइप से क्वेश्चंस गिवन है इसी डिफिकल्टी लेवल के साथ अगर आप एक सही जो एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चन पर बेस्ड है, इस तरीके का मॉडल पेपर अगर आप देना चाहते हो तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको रीड्स असिस्टेंट एचआर का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, उसका पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। और अगर आप इसका फुल पैकेज कोर्स लेते हैं तो आपको 1 साल का टेस्ट पास साथ में मिलता है, जिसके द्वारा आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन 1 साल तक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से 23 तक हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगेन जो है आपको एक जो है पैसेज गिवन है, मतलब मैंने लास्ट क्लास में बोला था 3 पैसेज है, जिसमें से 2 पैसेज हम लोगों ने कवर करा हुआ था। ठीक है, यहाँ से जो है आपका पैसेज स्टार्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेंगेडको हैज सबमिटेड अ पिटिशन विच proposes an annual increase of tariff by 6%, railing under the weight of mounting debts and long pending payments to generators. This was a long anticipated step. ठीक है, long anticipated मतलब काफी लंबे समय से लिया जाना था, अब जाकर के लिया गया है वो स्टेप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु का टेंगेडको एक पावर जनरेटर जो है कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, स्टेट की कंपनी हो गई, तो इसने क्या करा, एनुअल इंक्रीज कर दिया टैरिफ में। मतलब हर साल जो है जो चार्जेस हैं वो 6% बढ़ जाएंगे। मतलब 100 रुपया पर यूनिट अगर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था तो अगले साल 106 रुपया, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में 106 का 6%, इस तरह से करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द रीजन फॉर टेंगेडको पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है, कैसा फाइनेंशियल हेल्थ है, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इज दैट टैरिफ हैव नॉट बीन रिवाइज्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। मतलब एनुअल बेसिस के बिहाफ पे जो है टैरिफ नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से टेंगेडको का आपको पुअर हेल्थ जो है फाइनेंशियल हेल्थ आपको देखने को मिलता है। देयर बाय रिजल्टिंग इन अ गैप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। किस तरीके का गैप है कि पैसा लगाया जितना जा रहा है और पैसा आ जितना रहा है, इसके बीच में एक ह्यूज गैप देखने को मिलता है। मतलब कंपनी पूरा लॉस में चल रही है। Continuous under recovery over the years and the cancellation or delay of projects have adversely impacted Tengedco capability to upgrade and modernize its distribution network and hindered the transition towards स्मार्ट ग्रिड फीचर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इसके मतलब एक तो लॉस में चल रही थी और उसके बाद कंटिन्यूअस अंडर रिकवरी ओवर इयर्स, मतलब कई साल से वो रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, एंड द कैंसिलेशन और डिले ऑफ प्रोजेक्ट हैव एडवर्सली, मतलब नया नया जो प्रोजेक्ट आ रहा था उसमें डिले किया जा रहा था, कैंसिल कर दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि पुराने वाली चीजों से अभी तक ओवरकम हुए नहीं है, तो नया चीज कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हैव एडवर्सली इंपैक्टेड, मतलब नेगेटिव वे में जो है इंपैक्ट करा गया है कंपनी को इसके द्वारा कैपेबिलिटी टू अपग्रेड, जिससे वो क्या कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। देखो चीजें समझो। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, ये पर्सन बेचारा कमा नहीं पा रहा है, तो ये अपना क्या लाइफ स्टाइल इंप्रूव करेगा? नहीं, पहले उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, फिर जो है बात आती है कि अपना जो है लाइफ स्टाइल को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो सेम चीज है यहाँ पे, वो कंपनी लॉस में चल रही है तो पहले तो वो सोचेगी ना कि भाई पहले जितना लॉस हुआ उसको कवर अप कर लें,
फिर बाद में उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Hence, the proposal of an annual adjustment of tariff by the rate of inflation is a positive step। तो यहाँ पे जो एनुअल जो है टेरिफ इंक्रीज किया जा रहा है वो क्या है, एक पॉजिटिव जो है एक स्टेप है। दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड मोर predictability to its consumer but also avoid one time stiff tariff increase every few year। मतलब बहुत बार क्या करती हैं कंपनियां जो है एक ही बार में कुछ सालों में बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है एक बर्डन सा फील होता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे कि भाई आज इतना है तो अगले साल में इतना परसेंट बढ़ेगा, 6% बढ़ जाएगा तो इतना बढ़ेगा, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। इट इज अ वेलकम स्टेप टू प्रोटेक्ट इट्स स्मॉलर कंज्यूमर। अब जो छोटे कंज्यूमर हैं उनके पास, उन्हें एक वेलकम स्टेप है उनके लिए, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए किस चीज से, फ्रॉम द टैरिफ इंपैक्ट इन दिस पिटिशन। मतलब इस पिटिशन के द्वारा जो टैरिफ इंपैक्ट आएगा उससे उनको बचाया जाए, इस चीज का भी प्रावधान है। हाउएवर, लेकिन some of the additional tariff categories in this petition may be open to interpretation under the non-verifiable condition। मतलब यहाँ पे बहुत सारे टैरिफ की कैटेगरी ऐसी हैं जिसे आप सही से नहीं समझ सकते, तो उसे क्लियरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hence, a simplification of the tariff structure which is easier to comprehend could be considered। easier to comprehend का मतलब जैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पे क्या है, टैरिफ स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाना जरूरी है ताकि उसे इजी वे में एक्सप्लेन किया जा सके कि किसे फायदा होगा, किसे नहीं होगा, किसे राहत मिलेगी और किसे टैरिफ देना भी पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। नाउ द पॉइंट ऑफ ग्रीन टैरिफ। तो ग्रीन टैरिफ हैव बीन इमर्जिंग एज एन अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट मॉडल फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करा गया है ग्रीन टैरिफ का। मतलब टैरिफ दो तरह के हैं, एक जो मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्रीन टैरिफ यूज किया गया है। तो जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनके लिए ग्रीन टैरिफ को यूज किया गया है। हाउएवर, टेंगेडको प्रपोज्ड प्रीमियम ग्रीन टैरिफ। मतलब इसमें क्या हो गया, प्रीमियम ग्रीन टैरिफ। मतलब एक होता है ना कि आप पेट्रोल भराने के लिए जाओ तो आपको एक मिलता है नॉर्मल पेट्रोल और एक मिलता है प्रीमियम पेट्रोल। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है उसमें। लोग कहते हैं कि बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक मिथ है, बस आपको काटने का तरीका बना दिया गया है। जैसे होता है ना कि एक पानी की बोतल, तो पहले तो नॉर्मल पानी आप घर में फिल्टर करके पिएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा नहीं। ठीक है, वो भी मतलब नॉर्मल ही होगा, साफ होगा, शुद्ध होगा अगर आप फिल्टर लगा के यूज करते हैं तो। लेकिन एक ट्रेंड बन गया कि भाई हमको तो बोतल वाला मिनरल वाटर ही पीना है क्योंकि एक स्टेटस शो होता है। तो उसमें आपको 15 रुपए की बोतल आती है, आपको वो खरीदना है, या 10 रुपए का छोटा बोतल आता है। अब उसमें भी एक क्वालिटी आ गई है कि भाई इसमें जो है ना हम कोकोनट का पानी मिला के बेचते हैं और ये थोड़ा और अच्छा क्वालिटी का है पानी, और उसके लिए जो है 25 रुपए तक 30 रुपए तक लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब काटने के बहुत सारे तरीके हैं। आई थिंक कोई मूवी में भी ये डायलॉग है ना, तो उसी तरीके के यहाँ पे भी काटने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक काटने का तरीका ये है कि ग्रीन टैरिफ हम लोग जो कंपनी दे रही है बाकी सब वैसे हम भी देंगे, लेकिन हम लोग आपको प्रीमियम सर्विस देंगे, वैसे ही प्रीमियम पेट्रोल वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको प्रीमियम ग्रीन टैरिफ मिलेगा किसको, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, उसको 150% ऑफ दी अप्लीकेबल टैरिफ रेट। मतलब जो नॉर्मल टैरिफ रेट है उसका 150% ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा महंगा मिलेगा। मे डिसुएड कंज्यूमर फ्रॉम अवेलिंग ऑफ दिस ग्रीन टैरिफ इज पॉपुलरली डिजाइंड। ठीक है, इस तरह से इसको डिजाइन करा गया है। ग्रीन टैरिफ इफ प्रॉपरली डिजाइन, यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रीन टैरिफ है अगर उसको सही से डिजाइन किया जाए
could help Tangedco reduce sales migration of commercial and industrial consumer to open access while at the same time providing export oriented industry with an opportunity to meet their sustainability commitment। मतलब यहाँ पे कहने का बात ये है कि जो ग्रीन टैरिफ है अगर उसको सही से प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाए तो ये टेंगेडको का हेल्प करेगा ताकि उनका जो सेल्स माइग्रेशन हो जाएगा। मतलब जैसे चीजों को अगर महंगा कर दिया जाए तो बहुत सारी कंपनी जो है वो परचेज करेंगी। बहुत सारी कंपनी तो आंख में और अपने दिमाग में जो है बड़ा सा एक लेयर लगा के तो बैठी नहीं है कि भैया हम झूठ मूठ का पैसा क्यों दे, ठीक है। तो वो स्विच करेंगी कंपनी को, ठीक है, वो टेंगेड को छोड़ के कोई और कंपनी में जाएंगे कि भाई मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्विचिंग होगा अगर सही से अगर इस चीज को डिजाइन किया जाए ग्रीन टैरिफ को अच्छे तरीके से, तो ये जो स्विचिंग है ये नहीं हो सकता है या कम हो सकता है। देयर इज अ स्टीप इंक्रीज, ठीक है, क्या है, स्टीप इंक्रीज, बढ़ रहा है, इन डिमांड charges, fixed charges for high tension consumer in this petition। high tension consumer का मतलब जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी यूज करने वाले कंज्यूमर होते हैं। more than 100% as compared to the last tariff order, मतलब जो लास्ट टेरिफ ऑर्डर हुआ था अगर उससे अगर हम लोग चेक करें, मतलब डाटा तो होगा ही कंपनी के पास, तो उससे चेक करें तो कौन कौन से ऐसे यूजर हैं जिन्होंने 100%, मतलब पहले अगर मान लेते हैं 100 यूनिट अगर ऊर्जा उन लोगों ने यूज करी थी तो इस बार 200, 250, 300, 500 ऐसे यूनिट ऊर्जा को यूज कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होगा, यहाँ पे ब्लेमिंग चार्जेस उनको अलग से पे करना पड़ेगा। एक्सेस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग 0.21 रुपीज 0.21 पर यूनिट से 1.52 रुपीज पर यूनिट फॉर हाई टेंशन कंज्यूमर, एन इंक्रीज ऑफ 624%, ठीक है। तगड़ा बात है भाई, तभी तो कंट्रोल में होगा ना, मतलब ऐसे कंट्रोल में कैसे होगा। उनको लग रहा है भाई टेंगेडको ने तो अपना कुछ इंक्रीज नहीं करा, वही 20 साल पुराना जो रेट चल रहा था वही अभी भी चल रहा है, तो दबा के लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बनाने वाला जो है वो परेशान है कि इतना प्रोडक्शन कहां से लेकर के आए, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करेगा ये चीज, ठीक है। यहाँ पे दिस मे मेक तमिलनाडु वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओपन एक्सेस मार्केट in the country, potentially impact the industrial attractiveness of the state। The inclusion of all high tension consumer, ठीक है, inclusion ऐड करना of all high टेंशन कंज्यूमर, ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उनको इंक्लूड करना, एक्सेप्ट लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, मतलब इरिगेशन वाला जो एरिया है उसको एक्सेप्ट कर दो, छोड़ दो, ठीक है। अंडर द टाइम ऑफ डे टैरिफ इज अ पॉजिटिव स्टेप। टाइम ऑफ डे टैरिफ, टाइम ऑफ डे का मतलब क्या होता है, दिन भर में जो चार्जेस होंगे वो वेरी कर रहे होंगे, मतलब जब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो आप पूरे दिन भर में इलेक्ट्रिसिटी को, तो उस समय आपको ज्यादा मतलब पर यूनिट चार्जेस ज्यादा देना पड़ेगा, उस समय रेट ज्यादा लगेगा। और जब आप कम यूज करेंगे तो उस समय कम चार्जेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो दोपहर का समय होता है या मॉर्निंग अगर देखा जाए तो 9-10 बजे से लेकर के फिर शाम के इवनिंग के 4-5 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ रहते हैं, अपने काम में वो बिजी रहते हैं, ठीक है। लेकिन जहां इवनिंग होता है तो इवनिंग में कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इवनिंग से लेकर के रात तक का। रात तक में भी अगर आप देखोगे 12 बजे तक, 11-12 बजे तक जो है कंजम्पशन मिलेगा, फिर धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है कंजम्पशन। तो जब पिक टाइम है उस समय रेट बढ़ा दो ताकि जो है उसका जो खपत है वो कम हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सब चीज का ध्यान रखना है, तो वही उसी के लिए यूज होता है टाइम ऑफ डे, ठीक है। टैरिफ इज अ पॉजिटिव स्टेप बट दिस कुड हैव आल्सो इंक्लूडेड लो टेंशन कंज्यूमर। लेकिन इसको जो है लो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टाइम ऑफ डे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ हाई टेंशन कंज्यूमर्स के लिए हो। लो टेंशन कंज्यूमर जिसको आप क्या बोलेंगे, घर के लिए, हाउस होल्ड पीपल के लिए, ठीक है, उसके लिए भी यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो घर वाले लोग भी तो यही काम करते हैं ना। अभी मैंने एग्जांपल लिया वो घर वाला ही लिया, ठीक है, ऑफिस वाला तो लिया नहीं है।
ठीक है, तो ये जो कह रहा है टाइम ऑफ डे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लो टेंशन कंज्यूमर्स के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। द डोमेस्टिक कंज्यूमर कैटेगरी इज अ मेजर Domestic consumer category is a major contributor to the evening peak load. In Tamil Nadu, the domestic consumer category accounted for 41.28 यानी कि 30,319 मेगा यूनिट of the total energy sale in the financial year 2020 to 21. Therefore, including the domestic consumer category under the time of day tariff and a detailed loss reduction plan could potentially result in cost saving for Tengetco. मतलब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है। Tengetco is planned to meet 87% of the expected increase in power demand from thermal power plants and only 30%। ठीक है, एक 87% है जिसको वो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो है एनर्जी को मतलब बनाने के लिए यूज करेगा। ठीक है, मतलब उसके पास जो भी है सामान उससे वो क्या कर रहा है, 87% जो है जो डिमांड है, मतलब टेंगेटको के पास जो भी डिमांड आ रही है एनर्जी की उसका 87% वो क्या कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट से जो है फुलफिल कर रहा है, मतलब जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उनसे यूज कर रहा है। और 13% फ्रॉम द रिन्यूएबल्स, मतलब जो अनकन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है, मतलब या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उससे 13% का डिमांड फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कमीशनिंग ऑफ द अनाउंस्ड कोल पावर प्लांट विल लॉक इन टेंगेटको with a high fixed cost and could result in more expensive power for consumers in the years to come। मतलब अगर ये चीज हुआ तो उससे क्या होगा, बाद में दिक्कत हो सकता है टेंगेटको को। क्यों? क्योंकि जो आपका कन्वेंशनल सोर्स है जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब के क्या है, ये सब की लिमिटेशंस है। तो जैसे जैसे अब देखोगे डे आफ्टर डे या ईयर आफ्टर ईयर ये सब महंगे होते जाएंगे जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करेंगे। ठीक है, बाद में ऑल्सो 4320 मेगावाट ऑफ टेंगेटको's own coal plant are 30 years and older and are up for retirement. Further, 1890 megawatt of Tengetco's own coal power plant need to be retrofitted with फ्लू गैस सिस्टम, मतलब डीसल्फरिसेशन सिस्टम, मतलब सल्फर से जुड़ा हुआ कोई सिस्टम है। ठीक है, और ये कह रहा है कि फर्दर 1890 मेगावाट टेंगेटको ओन कोल पावर प्लांट नीड टू बी रेट्रोफिटेड। ठीक है, इसको रेट्रोफिटेड करने की जरूरत है विथ फ्लू गैस, ठीक है, डीसल्फरिफिकेशन सिस्टम विच विल फर्दर इंक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये तो आपको ओवरऑल समझ में आ ही गया होगा कि क्या था इसमें। अब इसमें आते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिसुएड। डिसुएड का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम लोग डिसुएड समझें, डिसुएड का मतलब होता है, देखो, किसी काम को करने से मना कर देना। ठीक है, अगर कोई किसी काम को करना चाहता है तो अगर वो उस काम को करने से मना कर दे, या कोई चाहता है कि भाई सामने वाला किसी काम को करने से मना कर दे, तो वो क्या करेगा, वो उसको मना करेगा। एक तरह से डिटर हो गया वर्ड। तो इसका जो सिनोनिम बोला है ना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिटर। डिटर मतलब क्या हो गया, मना करना किसी को कुछ करने से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटर। ठीक है, क्लियर हो गया। डिसुएड एक बार फिर से समझते हैं। डिसुएड का मतलब होता है डिस्करेज करना। ठीक है, डिस्करेज करना, या फिर इसको आप ऐसे समझो कि किसी को कुछ करने से रोकना। ठीक है, टू परसुएड समवन। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। ठीक है, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेरा, ठीक है, डिसुएड। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंप्रीहेंड। देखो, कंप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कंप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड कंप्रीहेंड। ठीक है, कंप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन।
ठीक है, समथिंग, तो डिटेल में किसी चीज को एक्सप्लेन करना, तो वो चीज क्या होगा, वो चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इनविजन हो सकता है क्या, इनविजन का मतलब क्या हुआ, तो जब हम लोग इनविजन की बात करते हैं तो इनविजन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, सोचना, जैसे उपज कुछ चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना, ठीक है, इनविजन। ग्रास्प का मतलब क्या होता है, पकड़, मजबूत, या फिर समझ जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, इसकी मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी समझ अच्छी है। डिस्टॉर्ट मतलब कुछ भी ऐसा है जो डिस्टॉर्टेड है, मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, तो दैट इज डिस्टॉर्ट। तो ये क्या हो गया, कंप्रीहेंड का मतलब एक्सप्लेन्ड, कोई चीज समझ में आ रहा है, और डिस्टॉर्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एंटोनिम बोला है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंसिव का मतलब क्या होता है, कंसिव भी एक तरह से समझ लो कंप्रीहेंड जैसा ही है, ठीक है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ सोचना, ठीक है, कुछ सोचना, कुछ चीज समझ के करना, दैट इज कंसिव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पे, Which of the following is or are correct according to the given passage? जो पैसेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है ये बताओ, ठीक है। अब इसमें जो पहला नंबर का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, ग्रीन टैरिफ इफ properly designed could help Tengetco reduce migration of commercial and industrial consumer to open access। ये तो सही है भाई, हमने पढ़ा अभी, ठीक है। दूसरा जो है, वन ऑफ द रीजन ऑफ फॉर Tengetco गुड फाइनेंशियल हेल्थ, गुड फाइनेंशियल हेल्थ इज दैट टैरिफ हैव नॉट बीन रिवाइज। देखो ये गुड फाइनेंशियल हेल्थ का कारण नहीं था, ये बैड फाइनेंशियल हेल्थ का कारण था कि जो है कई सालों तक एनुअल बेसिस पे जो है टैरिफ को इंक्रीज नहीं करा गया, रिवाइज नहीं किया, देयर बाय रिजल्टिंग इन अ गैप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट एंड एवरेज कॉस्ट सप्लाई। ये चीज सही है, बस यहाँ पे गुड नहीं होता, यहाँ पे बैड होता, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा है, द डोमेस्टिक कंज्यूमर कैटेगरी इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द इवनिंग पीक लोड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर बोथ 1 and 3 इज द राइट वन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे, 16 के बाद जो नेक्स्ट है 17 नंबर, 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, मतलब जो गलत है हमें वो बताना है। तो इसमें पहला क्या है, कंटिन्यूअस अंडर रिकवरी ओवर द इयर्स एंड कैंसिलेशन और डिले ऑफ प्रोजेक्ट हैव फेवर, ठीक है। यहाँ पे है आपका, कहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई, ठीक से हो जा, देखो यहाँ पे फेवरेबल इम्पैक्टेड Tengetco's कैपेबिलिटी टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक बार फिर से, कंटिन्यूअस अंडर रिकवरी ओवर ईयर्स, मतलब लगातार रिकवरी ओवर ईयर्स, एंड द कैंसिलेशन और डिले ऑफ प्रोजेक्ट, और क्या हो गया, डिले करना प्रोजेक्ट को, ठीक है, या कैंसिल कर देना, हैव फेवरेबली इंपैक्टेड Tengetco कैपेबिलिटी टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा भी है, ठीक है। दूसरा जो है, देयर इज अ स्टीप डिक्रीज, ठीक है, स्टीप डिक्रीज इन डिमांड फिक्स्ड चार्जेस फॉर हाई टेंशन कंज्यूमर इन दिस पिटिशन मोर देन 100% एज कंपेयर टू द लास्ट टैरिफ ऑर्डर। स्टीप डिक्रीज नहीं था, वो स्टीप इंक्रीज था, ठीक है, हमें बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा अगर इसको समझना है, जहां पे हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां हमने मार्क करा है। देयर इज अ स्टीप इंक्रीज है, ठीक है, इन डिमांड फिक्स चार्जेस फॉर हाई टेंशन कंज्यूमर इन दिस, कहा चला गया, इन दिस पिटिशन मोर देन 100% एज कंपेयर टू द लास्ट टैरिफ ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीफ इंक्रीज है, स्टीफ डिक्रीज नहीं है, तो दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, गलत है, और मुझे फाइंड करना है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है।
तीसरा जो है ऑप्शन 4320 मेगावाट ऑफ टेंगेडको ओन कोल पावर प्लांट नीड टू बी रेट्रोफिटेड विथ फ्लू गैस डीसल्फरिफिकेशन सिस्टम। 4320 नहीं था यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे था 1890। ठीक है, 1890 मेगावाट है, तो जो तीसरा वाला है वो भी गलत है। तो यानी कि पूछा था कौन कौन सा गलत है, तो बी और सी गलत है। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, तो टेंगेडको प्रपोजल ऑफ एन एनुअल इंक्रीज ऑफ टैरिफ, ये सही है। गैप बिटवीन, ये फिट नहीं बैठ रहा है। टेंगेडको मीटिंग देयर सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट, ये नहीं हो रहा है। कॉस्ट सेविंग नहीं हो रहा, तो पहला वाला परफेक्टली बैठ रहा है, तो जो ऑप्शन 1 होगा ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज। पैसेज का टोन क्या है, तो टोन क्या है, वो एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, तो एक्सपोजिटरी बोलते हैं जहां पे एक्सप्लेनेशन गिवन होता है किसी चीज का। तो टेंगेडको ने जो है 6% अपना टैरिफ बढ़ा रहा है हर साल, उस पे जो है चीजें क्या करी गई है, राइटर्स के द्वारा एक्सप्लेन करी गई है। 20 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इन बोल्ड फ्रॉम द पैसेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। अच्छा, मतलब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपको एक पैसेज में ही दे दिया। देखो, अगर समझोगे जो रीड्स असिस्टेंट एचआर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर आप अगर इंग्लिश अगर अच्छा से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि आपको पैसेज करना है। पैसेज के क्योंकि 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्वेश्चंस का लेवल है यहाँ पे। हमने जो पहला पैसेज देखा वो पहला पैसेज थोड़ा इजी था, दूसरा उससे थोड़ा सा टिपिकल था और तीसरा अच्छा खासा था। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, तो आपको चीजें हो सकता है कि सिंप्लीफाइड लगी होंगी। ठीक है, कमेंट अगर आप अच्छे से सीरियसली मेरी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, हालांकि बहुत कम स्टूडेंट सीरियस है, बट लेकिन ये समझ लेना कि ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो पे व्यूज अगर देख लो 300 400 500 1000 तक जा रही है, तो इसका मतलब समझ लो कि कंपटीशन कम है, लोग अभी प्रिपरेशन में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फॉर्म बहुतों ने भरा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इंटरेस्टेड नहीं है, अब इसका एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको बस पेशेंस और अपना प्रयास कंटिन्यूअस रखना है। ठीक है, एग्जाम डेट जब भी आएगी, आपका प्रिपरेशन अगर स्मूथ चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो आप सिलेक्शन ले करके जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, आप पैसेज पे फोकस करिए और पैसेज का लेवल है, देखो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस तक इसमें घुसाए गए हैं, तो इसका मतलब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है टेंगेडको इज प्लान्ड टू मीट, ठीक है, 87% ऑफ द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन पुअर डिमांड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एंड ओनली 13% फ्रॉम रिन्यूएबल्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि गलती कहां है, तो टेंगेडको इज प्लान्ड नहीं होगा, टेंगेडको प्लान्ड टू मीट होगा। ठीक है, तो यानी जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये यहां पे गलत है। ठीक है, अब इसके बाद 21 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल फिट इन द ब्लैंक टेकन फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जो है एक प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन टैरिफ हैव बीन इमर्जिंग एज होगा। ठीक है, इमर्जिंग एज, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन तमिलनाडु विच कैटेगरी अकाउंटेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी सेल्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। कह रहा है 2020-21 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में कौन सा कैटेगरी है जिसका जो मेजॉरिटी एनर्जी सेल किया है, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका
इस पे पैसेज पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कंटिन्यूअस अंडर रिकवरी ओवर द ईयर्स एंड द कैंसिलेशन और डिले ऑफ द प्रोजेक्ट हैव हिंडर्ड टिंगेटको ट्रांजिशन टुवर्ड्स व्हाट, ठीक है। तो हिंडर्ड व्हाट, हिंडर्ड मॉडर्नाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नहीं, स्मार्ट ग्रिड फ्यूचर, ये मेंशन है यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड फीचर्स इसने मेंशन करा है, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी था, स्मार्ट ग्रिड फीचर्स, यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेते हो, चीजों को समझ लेते हो, तो आराम से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, मतलब पहला तो पैसेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पैसेज के अंदर ही आपसे वोकैबुलरी हो गया, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, और कॉन्सेप्ट बेस, आपने कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा समझा है उस पर बेस जो है क्वेश्चंस बन जाएगा, वहीं पे पूछ लेगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो फ्रेज और कनेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस दिया है। आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिख रहे हैं, एक है सेंटेंस 1 और दूसरा है सेंटेंस 2, और यहाँ पे 3 आपको कनेक्टर दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि इन तीनों कनेक्टर में से कौन कौन कनेक्टर्स के द्वारा इन दोनों सेंटेंस को ऐसे जोड़ा जाए कि वो एक सेंटेंस बन जाए, और जो सेंस है इन दोनों सेंटेंस का वो चेंज भी ना हो। समझ में आया? मतलब जैसे आप कनेक्टर यूज करते थे ना, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते थे, सेम चीज आपको यहाँ पे करना है। अब ये जो तीनों हैं, उन तीनों को आप स्टार्टिंग में भी स्टार्टर बोला गया है, तो स्टार्टर्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टर्स मतलब सेंटेंस के पहले, सेंटेंसेस के पहले, ठीक है। मतलब दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस के पहले कहीं पे भी लगा करके आपको चेक करना होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो पहला जो सेंटेंस है वो है मेरा अनमैन्ड और रिमोटली piloted aircraft commonly known as drone hold immense promise for various commercial applications, ठीक है। और दूसरा मतलब ड्रोन के बारे में बात कर रहा है। दूसरा है मेरा द गवर्नमेंट हैज done well to set up a regularly framework for drone operations including commercial use, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पे given how unmanned or remotely piloted aircraft commonly known as drone hold immense promise for various commercial application, comma, और उसके बाद the government has done well to set up a regulatory framework for drone operations including commercial use। तो पहला वाला सही है। देखो यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। मतलब बन रहा है गिवन हाउ, मतलब एक डाटा दिया हुआ है कि अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जो कि जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे अपॉर्चुनिटी रखते हैं, किसमें, यहाँ पे इमेंस प्रॉमिस, मतलब बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिसका जैसे होता है ना कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप, हाँ स्कोप, ठीक है, इमेंस स्कोप रखते हैं, किसमें, अलग अलग कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में, मतलब कॉमर्शियल फील्ड में इनका अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए अब अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, तो कोई मिस यूज ना कर ले, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया जो कि ड्रोन के ऑपरेशंस को क्या कर सके, गाइड कर सके, कि ड्रोन को कहां कहां पे यूज करना है, किन किन कॉमर्शियल पर्पस से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो पहला वाला तो फिट बैठ रहा है। दूसरा वाला क्या है, सिंस अनमैन्ड से स्टार्ट है, तो देखते हैं सिंस अनमैन्ड और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कॉमनली नोन एज ड्रोन hold immense promises for various commercial applications, comma, the government has done well to set up a regulatory framework for drone operation including commercial use। तो दूसरा वाला भी जो है सही हो रहा है। तीसरा provided that मतलब कुछ नहीं होता है उस तरह का, ठीक है। provided that मतलब ये कंडीशन दिया जा रहा है, तो दिस इज नॉट अ कंडीशन, ठीक है।
तो तीसरा वाला यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, तो 1 और 2 बोथ 1 एंड 2 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट्स हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। किसी को समझ में आ रहा है, अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। बहुत कम व्यूज हो रही हैं जिसके कारण जो है कुछ बनता नहीं है इन सब चीजों में, पैसा बोल करके तो कुछ बनता नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और सर को सपोर्ट करना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रीड्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और बाकी अगर आप इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं इस तरह के मॉडल पेपर पर बेस्ड, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। वहां पे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन अगेन जो है फ्रेजेस और कनेक्टर पर बेस्ड है। यहाँ पे सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 दोनों दिया हुआ है। सेंटेंस 1 क्या है? पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड टू बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ परचेज एज इन केस ऑफ रोड टैक्स। ठीक है, दूसरा है दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग इंटरफेयर्स with the need to set premium based on data relating to safety and diligence of the driver which would change over time। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेंटेंस हो गया। पहला है कन्विंसिंग पीपल टू बाय, ठीक है, तो कन्विंसिंग पीपल टू बाय, convincing people to buy insurance for the expected life of the vehicles at the time of purchase as in the case of road tax। The convincing process interferes with the need to set premium based on the data relating to safety and diligence of the driver which would change over time। तो एक और दो ये दोनों तो कंफर्म हो गया क्योंकि दोनों का यूज हो रहा है। तीसरा है पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय, पीपल आर कन्विंस्ड, लोग कन्विंस्ड है। ठीक है, कन्विंसिंग पीपल टू बाय, देखो दोनों में यहाँ पे दूसरा वाला तो थोड़ा सा अटपटा सा है, दूसरा वाला क्यों नहीं होगा? पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय, पीपल ऑलरेडी कन्विंस्ड है, एक तरह से फील हो रहा है। जबकि अगर लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो अपना इंश्योरेंस करवाएं अपने गाड़ी का ताकि उनका लाइफ जो है, उनके गाड़ी का लाइफ जो है एक्सटेंड हो सके, वो फिट बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला बोल रहा है पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय, ठीक है, पीपल कन्विंस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी टू बाय, तो दूसरा वाला फिट नहीं हो रहा है, 1 और 3 फिट हो रहा है, 1 और 3, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज मार दो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ना मुझे अटपटा सा लग रहा है, दूसरा वाला मुझे नहीं सही लग रहा है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर आप लोगों में से कोई जानकार हैं जिन्हें मालूम हो रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को पता चल जाए। हो सकता है भाई मेरे से कहीं पे कोई चूक हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26 नंबर का। 26 नंबर का अगेन फिर से हमें क्या दे रहा है? फ्रेज या कनेक्टेड। इसमें पहला सेंटेंस है द कंट्री शुड फाइंड वायबल एंड सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट फॉर इट्स एनर्जी नीड। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मूवमेंट विल कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन इन इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी विदाउट सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट फॉर एनर्जी नीड। ठीक है, अनलेस द कंट्री फाइंड्स है यहाँ पे, unless the country finds, ठीक है, तीनों में finds है। okay, unless the country finds viable and sustainable replacement for its energy need, international oil prices movement, ये सही हो गया। दूसरा वाला except that the country finds, except that the country finds, नहीं ये सही नहीं है। considering the country finds, कंसीडरिंग दैट होगा, कंसीडरिंग दैट सही होता है, कंसीडरिंग दैट द कंट्री फाइंड्स ये सही होगा। तो तीसरा वाला भी यहाँ पे नहीं होगा, तो 26 का ऑप्शन 1 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 26 नंबर का जो क्वेश्चन है,
26 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का जो क्वेश्चन है ये जो है आपको क्या दिया हुआ है, ये पैराजम्बलिंग दिया हुआ है 27 से। ठीक है, ठीक है, पैराजम्बलिंग है 27 नंबर से, आपको पैराजम्बलिंग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको अब जो है एक काम करते हैं ना, 27 नंबर से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे देता हूं, क्योंकि यहाँ से अब इजी है, आराम से आपका कवर हो जाएगा 27। ये सब पैराजम्बलिंग तो तुरंत तुरंत समझा करके आपका हो जाएगा। ठीक है, पैराजम्बलिंग है, और उसके बाद अगर हम लोग और नीचे करें तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब गिवन है कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपका फिर ये ठीक है, ठीक है, आपका 40 नंबर तक जो है यहाँ पे आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, तो 40 नंबर तक इंग्लिश होगा, अभी 26 है, यानी कि 14 क्वेश्चन और है। ठीक है, रहने दो, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा, वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनिंग, उसके बाद फिर और जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपका होगा। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही हूँ। देखो, समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि वीडियो जल्दी आए और एक मोटिवेशन के साथ में लेकर के आऊं। चलो कि कुछ बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके भले के लिए मैं और अच्छे से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस चीज को, ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैं कवर कर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।